हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश कुमार। स्वागत है आपका बैंकिंग करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पिछली सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम टेंस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। पिछला जो वीडियो हमारा था उसमें तक हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। प्रेजेंट में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर चेक कर लेंगे यहाँ से। इससे पहले हम लोगों ने कुछ शानदार कॉन्सेप्ट्स डाले हैं जो आप लोगों को आज तक जो हमने टेंस को लेकर पढ़ा है उससे आपका एक अलग जो तरीके के हैं, अलग जो चीज़ें हैं उनको क्रिएट कर देगा। इसलिए आप लोग एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले टेंस के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कौन से टेंस के बारे में बात करने वाले हैं? पास्ट, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जब हम बात करें तो देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो पास्ट इंडेफिनिट को लेकर आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाता है जिनमें हम गलतियां कर देते हैं, तो पहले अपन उसको देख लेते हैं। बेसिक्स मतलब जीरो लेवल से शुरू करेंगे अपन यहाँ से। पास्ट इंडेफिनिट जो है उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा काम जो अब से पहले पास्ट के अंदर, जिसका कोई एक भाग पास्ट के अंदर खत्म हो चुका था, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कोई ऐसा काम जो अब से पहले पूरा हो चुका है या किसी काम का एक भाग खत्म हो चुका है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। 4 प्रकार के सेंटेंस आपके पास होते हैं, ये हमें यहां से समझना जरूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको लेकर कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमें ध्यान देना है। सबसे पहला चीज कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? सेकंड फॉर्म का। अगर दिया गया वाक्य जो है वो कौन से पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। इसके बाद में अगर दिया हुआ है तो क्या देखने को मिल सकता है आपको? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बच जाएगा हम उसको नाम दे देंगे रेस्ट ऑल। ध्यान देंगे, रेस्ट ऑल का मतलब होता है शेष बचा हुआ भाग। जो भी पार्ट बच गया वो आपका रेस्ट ऑल है। अगला बात करते हैं। देखिए, अगला आपके पास रहता है नेगेटिव। यहां से आपको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि अगर आपके पास दिया गया जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब यूज हो जाता है जिसको आप बोलते हैं डिड। चूंकि नेगेटिव है इसलिए क्या यूज करेंगे? नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो बच गया उसको अपन नाम दे देंगे रेस्ट ऑल। आर ए का मतलब रेस्ट ऑल है। याद रखने वाली बात क्या है कि अगर आपके पास दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे? डिड। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर दिया गया वाक्य कैसा है? सिंपल है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके मन में सवाल ये है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों आता है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आता है, तो इसका जवाब सुन लेंगे आप लोग। देखिए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग एक वर्ब पढ़ के आए थे, डू और डज, अगर आपको याद हो तो। देखिए, डू और डज दो वर्ब नहीं है। एक्चुअली डू एक ही वर्ब है, डज नाम जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ये जो डज है वो तो एक्चुअली किसके साथ लग के? डू के साथ ईएस लगने से बना है। अदरवाइज जो डज शब्द है वो अलग से कोई शब्द नहीं है। ये डू नाम का ही वर्ब था जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। और डू जो होता है उसका पास्ट फॉर्म, मतलब डू का सेकंड फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है? डिड होता है। तो डिड यहाँ पे ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म से बनाई गई है, इसलिए हम लोग डिड के साथ में कभी भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। और कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। कई बार एग्जामिनर कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाता है जहां पे डिड के साथ मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर क्वेश्चन बना देता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर डिड आ गया तो मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे देखिए, ये सारी बातें बेसिक्स है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 2 प्रकार से कैसे बनता है? या तो डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू करके बना देना, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑन। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? जब हम लोग WH वर्ड से शुरू करके सेंटेंस को बना देते हैं। WH वर्ड के बाद में डिड, सब्जेक्ट, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल। ध्यान देंगे, आप लोगों को ये जो 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर से ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो है ये दोनों सेम है।
इसमें हम सिर्फ क्या यूज कर देते हैं, WH वर्ड का ही और यूज कर देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से कि जिस वाक्य की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से कर देते हैं, जिस वाक्य की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से कर देते हैं, उसका जो जवाब होता है वो हमेशा किस में दिया जाता है, यस या फिर नो के अंदर दिया जाता है। लेकिन जिस वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से हो जाए उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंटेरोगेटिव दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक प्रकार के सेंटेंस आपके पास होते हैं जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनको बनाने का तरीका, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें सिर्फ नोट का यूज हो जाता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी चीज क्या ध्यान दोगे कि नॉट शब्द जो होता है वो एडवर्ब होता है। मैन वर्ब से कहाँ यूज होगा, पहले यूज होगा, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब है ये, मैन वर्ब से पहले। ये चार प्रकार के सेंटेंस आपके पास होते हैं, जिसमें से आपको एक बेसिक बात ध्यान देना है, वो क्या है कि कभी भी हम लोग डिड के साथ मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर आपके पास डिड नहीं दिया गया है और वाक्य किसका है, पास्ट का है, तो फिर मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस को बनाने में होता है, सेकंड फॉर्म को, मतलब सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर आपके पास दिया गया सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आप लोग हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, डिड। सब में आपको डिड दिखाई दे रहा होगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यह आपके पास में चारों प्रकार के सेंटेंस बनाने का है। यहां से जो हमने बेसिक बात देखी वो क्या थी आपके लिए कि डिड के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और कौन सा फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बात करते हैं अपन इससे आगे देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब कब करते हैं। अगर आपके पास में क्या आ जाए, अगो आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपके पास, यस्टरडे आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपके पास, लास्ट या पास्ट के साथ में समय दिया गया हो, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई भी भूतकाल का समय दिया गया हो, पास्ट का समय दिया गया हो, तब भी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। इसके अलावा बिफोर शब्द जो है, ये बिफोर शब्द जब एडवर्ब का काम करता है, बिफोर हालांकि प्रेपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, बिफोर के साथ में जब समय लिखा जाता है तब ये किसका काम करता है, एडवर्ब का। और ऐसे केस में दिया गया वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में भी बनाया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना था यहाँ से कि यहाँ से हम दो प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बन सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास में भूतकाल का समय दिया गया हो, ये अगर कोई समय दिया गया हो, तो ऐसे केस में दिया गया वाक्य जो है वो हमेशा कौन से टेंस में बनाते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, टेंस के अंदर आपको दो ही चीजें समझनी होती है। नंबर एक आपके पास होता है हेल्पिंग वर्ब और नंबर दो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ये दो चीजें आपको सीखनी है, जिसमें आज की क्लास में हम बात कर चुके हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म, और अगर होगा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, ये बात हम कर चुके हैं। ये सारे के सारे शब्द जो आप लोग देख रहे हैं टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हैं, जो कि एडवर्ब है, और अगर ये सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो दिया गया वाक्य कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर जब एडवर्ब का काम करता है, टाइम के साथ यूज होता है, तब ये पास्ट इंडेफिनिट में भी होगा तो भी सही होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी क्या होगा, सही होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अभी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बताना होगा कि इन सेंटेंस में क्या एरर है। देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पहला सेंटेंस आपके पास में दिया हुआ है, दूरदर्शन टेलीकास्टेड ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस ऑफ लास्ट ओडीआई सीरीज। ऑल इंपॉर्टेंट मैचेज ऑफ लास्ट ओडीआई सीरीज, ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। मैचेज ऑफ लास्ट ओडीआई सीरीज, एल है ना, ये लास्ट ओडीआई सीरीज। ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल होता है, ओडीआई सीरीज। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपके पास नो एरर है। नंबर 4 है, ये नंबर 3 है आपके पास में, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। आपको ये बताना है वाक्य के कौन से भाग में गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम यहीं से बना लेते हैं, देखिएगा
सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम वी शैल लीव दिस क्लास, वी शैल लीव दिस क्लास या वी शैल लीव दिस रूम। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये नो एरर नंबर 4, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। आपको दूसरे सेंटेंस में बताना है कौन से भाग में एरर है और क्या एरर है। तीसरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू स्ट्रीमलाइन, ये कोई भी एक सेंटेंस बना देते हैं, STREAM है। It is time to streamline the ongoing process. Ongoing process, ये आपके पास में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें आपको ये बताना है कि इन सेंटेंस में क्या एरर है। एनी का मतलब नो एरर हो जाता है, ये आपके पास नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। 3 सेंटेंस आपके पास गिवन है, आपको ये बताना है इन तीनों सेंटेंस में क्या एरर है। पास्ट इंडेफिनिट के हैं क्योंकि पास्ट की घटना मतलब पास्ट का टाइम बता रहा है। लास्ट ओडीआई सीरीज, लास्ट वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए पहले सेंटेंस में क्या एरर है। अगर हम चलें इस पहले सेंटेंस के ऊपर तो यहां से कुछ बातें देखेंगे आप लोग। आपके पास 2 वर्ब होती है, एक तो होता है टेलीकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। एक तो होता है टेलीकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। देखिए टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लेते हैं। जो टीवी से, दोनों का हिंदी मतलब जो होता है वो प्रसारण करना होता है, दोनों का हिंदी मतलब प्रसारण करना होता है। जो रेडियो से प्रसारण होता है वो आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, और जो टीवी से होता है वो कौन सा होता है, टेलीकास्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूरदर्शन क्या है, रेडियो है या टीवी है, तो पता चला कि दोनों है, रेडियो भी होता है और टीवी भी होता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो देखिए और हमारे पास कुछ वर्ब होते हैं जैसे कि पुट हो गया, कट हो गया, और क्या हो गया आपके पास हर्ट हो गया, और क्या हो गया कास्ट हो गया, और क्या हो गया आपके पास स्प्रेड हो गया, हाँ जी, और क्या हो गया आपके पास लेट वर्ब हो गया। ये जो वर्ब आप लोग देख रहे हैं ना, ये जितनी भी वर्ब आप लोग देख रहे हैं ये सारी वो वर्ब हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। इनके तीनों की फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, पुट, कट, हर्ट, कास्ट, स्प्रेड और लेट, ये जो वर्ब है इनकी तीनों फॉर्म सेम है। तो अब अगर चूंकि हमें पास्ट में बनाना है तो हम ईडी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्ब तो एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों तीनों का काम करती है। इसलिए पहले वाले सेंटेंस में क्या हट जाएगा, ईडी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म का यूज होना चाहिए था लेकिन तीनों फॉर्म सेम होने के कारण हम ईडी का प्रयोग नहीं करते। अगला सेंटेंस देखते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ये अच्छे सेंटेंस है, आपको बेसिक से बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए यहां से आपके पास इन बातों को बताने के मेरे पास 2 तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो समझ लेना। पहला बिल्कुल सिंपल है और दूसरा हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके पास में इट इज हाई टाइम आ जाता है या फिर इट इज टाइम आ जाता है, देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास इट इज टाइम आ गया या फिर क्या आ गया, इट इज हाई टाइम आ जाए। इट इज टाइम या हाई टाइम अगर आपके पास सेंटेंस में आ जाता है और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आ गया तो ध्यान रखें मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा। इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का। और दूसरी बात, अगर आपके पास में इट इज टाइम या हाई टाइम के बाद में, इट इज टाइम या हाई टाइम के बाद में अगर टू आ जाता है, इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर क्या आ जाता है, टू आ जाता है, तो फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ये 2 बातें जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इन दोनों सेंटेंस में कॉमन बात नोटिस करें तो क्या देख रहे हैं कि दोनों के अंदर ये इट इज टाइम और हाई टाइम दोनों कॉमन है। इसका मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब को डिसाइड करने में अगर इट इज टाइम और हाई टाइम का हाथ होता तो दोनों में फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, यहां पर अगर सब्जेक्ट आ गया तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखोगे, सेकंड फॉर्म, और टू आ गया तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। पहले अपन दोनों सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है, इट इज हाई टाइम, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, वी, जो कि आपके पास क्या है, सब्जेक्ट।
इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगा, और शैल लीव जो है उसके स्थान पे हम लीव का सेकंड फॉर्म बना देंगे, क्या, लेफ्ट बना देंगे। ये तो आपका हो जाएगा सही जवाब। दूसरे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, इट इज टाइम टू स्ट्रीमलाइन द ऑनगोइंग प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी चीज को धारा प्रवाह बनाना होता है तो हम यूज करते हैं किसका, स्ट्रीमलाइन वर्ब का। किसी को ज्यादा स्मूथली रन करना होता है, स्मूथली मूव करना होता है तो स्ट्रीमलाइन वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे टू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टू अगर आ जाए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्रामर में ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। पहला सवाल हमारा क्या था कि इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म। इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन हमारे लिए सवाल क्या है कि अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो समय है वो पास्ट को डिनोट कर रहा होगा, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो फिर इट इज टाइम और हाई टाइम जो है वो किसको बताना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट को बताना चाहिए। और मेरा सवाल ये था कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है तो फिर ये इज वर्ब का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि इसका यूज तो जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम पास्ट को इज कैसे बता सकता है, ये हमारे लिए सवाल था। इस सवाल के जवाब को सुनने के लिए आपको देखना होगा कि इन सारी चीजों को हम यूज कैसे कर रहे हैं। देखिएगा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इट इज टाइम और हाई टाइम जो होता है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और फिर हम बात करते हैं कि वहां पे सेकंड फॉर्म क्यों आता है। देखिए, अगर मान लो मेरी जो क्लास है वो 10 बजे शुरू होती है और 11 बजे क्लास खत्म होती है, और एक बच्चा 10 से 11 बजे क्लास होना था मेरा, और 11 बज के गलती से 10 मिनट हो जाते हैं। एक बच्चा क्लास में बोलता है कि सर क्लास का टाइम हो गया। क्लास का टाइम हो गया, क्लास का टाइम कितने बजे हो गया भाई, 11 बजे हो गया, और बता कितने बजे रहा है वो, 11:10 पे। मतलब घटना कब की है, ये पास्ट की है, लेकिन बताया किस में जा रहा है, प्रेजेंट में। घटना कब की है, टाइम कब हो गया, 10 मिनट पहले, बता कब रहा है, 10 मिनट के बाद में। मतलब बता रहा है वो बात तो किस में है, प्रेजेंट में, लेकिन घटना पास्ट की है, इसलिए हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, अगर हम लोग यहां से सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो फिर ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इट इज टाइम और हाई टाइम जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है। तो ये काम किसका काम करता है, तो याद रखेंगे ये एडवर्ब का काम करता है। और कौन से एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, समय को बता रहा है, और समय के बारे में बताता है। तो ये कौन से समय को बताता है, पास्ट के समय को बताता है। इसीलिए ग्रामर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। शैल लिव की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। और जब हम इट इज टाइम और हाई टाइम के बाद में टू आ जाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसे केस में ये इट इज टाइम और हाई टाइम जो आपको दिखाई देता है ना, ये एडवर्ब का काम नहीं करता है। सबसे पहली बात तो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम नहीं करता है, इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, इट यहाँ पे खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, इसीलिए हम लोग इसको सब्जेक्ट मानते हैं, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, इसीलिए हम टू के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ऊपर वाले के एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब पास्ट का समय डिनोट करता है, बताता है, इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्म। ये पास्ट को नहीं बताता है, प्रेजेंट को बताता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपके पास में इट इज टाइम और हाई टाइम को लेकर बात होगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपके लिए समझना जरूरी है कि चीजें कैसे बनाई जाती हैं। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम 3 सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आप देख लेंगे, पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है शी फ्राइड है ना, ये शी फ्राइड चिप्स एंड आई प्रिपेयर्ड टी। ये आपके पास में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई प्रिपेयर्ड टी। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस सही है क्या। और इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्राई का सेकंड फॉर्म कौन सा है, फ्राइड है, और एंड के बाद में सब्जेक्ट है। प्रिपेयर का सेकंड फॉर्म क्या है, प्रिपेयर्ड। मतलब दोनों के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। हमारा पहला सवाल क्या है कि क्या 2 वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जा सकते हैं, क्या 2 वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जा सकते हैं। तो इसका जवाब सुनेंगे आप लोग। अगर आपके पास कोई भी 2 घटनाएं दी गई हो,
दोनों घटनाएं दी गई हैं और दोनों घटनाएं जो आपको दे रखी हैं, इन दोनों में जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है इनके अंदर, ये काम जो है अगर दोनों घटनाएं जो है वो दोनों घटनाएं कब की है भाई, पास्ट की हैं। दो घटनाएं दी गई हैं, दोनों घटनाएं कब की हैं, पास्ट की हैं और दोनों में जो काम हो रहा हो वो क्या यूज हो रहा हो, एक साथ यूज हो रहा हो। कोई भी काम परफॉर्म किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो याद रखें अगर ये वाक्य जो है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है तो ये वाला वाक्य भी किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। दो काम अगर एक साथ साइमल्टेनियसली घटित हो रहे हैं तो ऐसे केस में दोनों दिए गए वाक्य जो होते हैं, दोनों का जो टाइम होता है या दोनों का जो टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर शी फ्राइड चिप्स एंड आई प्रिपेयर टी के अंदर आप लोग दोनों सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब एक ही बात है कि दोनों काम जो है वो एक साथ घटित हो रहे हैं। और जब भी दो काम एक साथ घटित हो जाए तो वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब दोनों का जो टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम टेंस है इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर, कि इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। ये दूसरी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसमें हम लोग एक से ज्यादा एग्जांपल्स को देख लेते हैं एक बार ताकि आपको ये चीजें बेहतर समझ में आए। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, शी यूज्ड टू स्मोक व्हेन शी वाज इन कॉलेज। ये आपके पास में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या एरर है। ये तो पहला सेंटेंस है आपके पास, नो एरर। नंबर 4, नंबर 3, 2 और 1। इसी को थोड़ा और चेंज कर देते हैं अपन लोग, है ना। सेंटेंस अगला लिखा हुआ है आपके पास, शी इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। इसमें आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में, इसके भी हमने 4 पार्ट बना दिए। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। और इसी को थोड़ा और चेंज कर देते हैं हम लोग। हम एक जो टेंस है उसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ongoing एक्टिविटी इन पास्ट। ये हमारे पास अगला सेंटेंस, ongoing एक्टिविटी इन पास्ट, ongoing एक्टिविटी इन पास्ट। देखिएगा ये आपके पास में 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है इन तीनों सेंटेंस में क्या एरर है। ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है आपके पास में, ये आपके पास 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। बताइए तीनों एग्जाम्पल जो आपके पास दे रखे हैं। पहला सेंटेंस, शी यूज्ड टू स्मोक व्हेन शी वाज इन कॉलेज। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है, शी इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। और तीसरा आपके पास लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन पास्ट। इन तीनों सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इन तीनों सेंटेंस में आप लोगों को कुछ कॉमन बातें दिखाई देंगी। यूज्ड टू दिखाई दे रहा होगा तीनों के अंदर, हाँ या ना। तीनों के अंदर यूज्ड टू दिखाई दे रहा है और आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो यूज्ड टू शब्द होता है ना, ये यूज्ड टू, इस यूज्ड टू के 3 अलग अलग यूज हैं। ध्यान से देखना है आप लोगों को, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और गलतियां होती हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यूज्ड टू क्या यूज होता है। यूज्ड टू एक मोडाल होता है और मोडाल एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको आप मोडल बोलते हैं। एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका नाम मोडाल इसलिए दिया जाता है क्योंकि मूड शो करती है। आपके मन में सवाल होगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे थे तो चलते चलते बीच में मोडाल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए देखिए, यूज्ड टू जो शब्द है जो कि मोडाल है, ये एक्चुअली इसके बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। और जब यूज्ड टू मोडाल होता है तो ये एक्चुअली पुरानी आदत बताता है। पुरानी मतलब अब से पहले की आदत बताता है, और अब से पहले की मतलब पास्ट की। और हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट पढ़ रहे हैं इसका मतलब यूज्ड टू का यूज जो है वो हम कौन से टेंस में पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यूज्ड टू हमेशा पुरानी आदत बताता है। दूसरी बात,
यूज्ड नाम का एक मैन वर्ब भी होता है, हमें इसको टू से नहीं जोड़ना एक्चुअली। यूज नाम का एक मैन वर्ब भी होता है जिसका हिंदी मतलब होता है उपयोग करना। यूज नाम का एक मैन वर्ब होता है जिसका मतलब उपयोग करना, और यूज के बाद में अगर कोई दूसरा मैन वर्ब आ जाए तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, टू। मतलब ये यूज प्लस टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। लेकिन मैन वर्ब के रूप में इसका यूज क्या होता है, उपयोग करना। और एक यूज टू नाम का एडजेक्टिव होता है। इस एडजेक्टिव जब ये होता है तो इसका मतलब हिंदी में आदतन या आदि होता है। और याद रखें, जब भी यूज टू एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद में अगर मैन वर्ब आ गया तो मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। देखिए, तीन बातें हैं और जो कि अलग अलग है, आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। हमने क्या बात की, यूज टू नाम के तीन शब्द है आपके पास। तीन शब्द कौन कौन से हैं? नंबर एक, यूज टू मोडाल। मोडाल के रूप में जब यूज होता है तो टू के बाद में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये पुरानी आदत बताएगा। दूसरा, यूज टू के बाद में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और जब ये मैन वर्ब का काम करता है, हिंदी मतलब उपयोग करना होता है। और तीसरा, यूज टू जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो आदतन या आदि होता है और इसके बाद में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। ये तीन सेंटेंस आपके पास दिए हुए हैं। अब हम इन तीनों सेंटेंस में देखेंगे कि कहां पर यूज टू मैन वर्ब है, कहां पे मोडाल है और कहां पर एडजेक्टिव है। अगर ये मैन वर्ब और मोडाल है तब तो इनके अंदर दोनों बातों में कॉमन है कि टू के बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। इसका मतलब ये तीसरा पार्ट जो है ना, उसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली। चलो, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस करते हैं। क्या क्या है देखेंगे अपन, देखेंगे। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो यूज टू जो शब्द है ना, ये यूज टू जो शब्द है, इसको समझने के लिए कम से कम पहले आप बेसिक समझिए कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब, और उसके बाद में क्या आ सकता है भाई, ऑब्जेक्ट आ सकता है। और ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों आ सकती है। हम लोग पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब कहती है मैं कभी अकेली नहीं आऊंगी, मैं हमेशा किसके साथ आऊंगी, मैन वर्ब के साथ में आऊंगी। तो अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं जैसे शी इज इंटेलिजेंट, हमने सेंटेंस बनाया शी इज इंटेलिजेंट। आप लोग इस सेंटेंस में क्या देख रहे हो, देखिए बेसिक्स आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंट शब्द एडजेक्टिव है, तो बताइए इज हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है? इज अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद में क्या आना जरूरी था, मैन वर्ब। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है शी की। इसका मतलब इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या हो गया, मैन वर्ब। और अगर ये मैन वर्ब हो गया तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम लोगों को क्या पता चला कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज होगा तो कम से कम मैन वर्ब के बाद में यूज होगा। अगर एडजेक्टिव यूज होगा तो मैन वर्ब के क्या यूज होगा, बाद में। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों आ सकता है। अगर हम चले पहले वाले सेंटेंस के ऊपर, आप लोगों ने क्या देखा, शी के बाद में, तुरंत बाद में यूज टू लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब और या फिर मैन वर्ब। इसका मतलब यूज टू कम से कम क्या नहीं हो सकता, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव होता है कौन, यूज टू, तो यहां पर बी वर्ब मतलब इजारम वोजवर का यूज होना चाहिए था, बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता। इसका मतलब यहां पर ये कम से कम क्या नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। तो कितनी संभावनाएं हैं, या तो ये मोडाल हो सकता है और या फिर ये क्या हो सकता है, मैन वर्ब हो सकता है। और हम लोगों ने क्या बात की कि यूज टू चाहे एडजेक्टिव हो या फिर मोडाल हो या फिर मैन वर्ब हो, दोनों ही केस में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद में कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। दोनों में आपको टू के बाद में स्मोक मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। इसका मतलब इसका जवाब जो होने वाला है वो नो एरर होने वाला है। ये तो हमें एक बात पता चल गई, क्यों, क्योंकि यूज टू कम से कम क्या नहीं है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अलावा हमें यूज टू के अंदर दोनों में एक बात कॉमन है कि फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हमें पूरा समझना है कि मोडाल है या मैन वर्ब है। देखिएगा ध्यान से, शी यूज्ड टू स्मोक व्हेन शी वाज इन कॉलेज। बताइए घटना कब की बता रहा है, पास्ट की बता रहा है क्या? और अगर ये घटना पास्ट की बता रहा है तो इसका मतलब पास्ट की घटना मतलब पुरानी आदत, और पुरानी आदत को बताने के लिए यूज टू क्या काम करता है, मोडाल का। इसका मतलब यहाँ पे यूज टू किसका काम कर रहा है, मोडाल। और मोडाल होने के कारण हमने मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म। पहला सेंटेंस आपके पास। अब दूसरा सेंटेंस आपके पास दे रखा है, शी इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। पहले अपन तीसरे सेंटेंस को समझ लेते हैं ताकि आपके लिए दूसरा थोड़ा आसान हो जाए। देखिएगा ध्यान से,
कि दोनों इन सेंटेंसेस के अंदर ये जो यूज टू शब्द यूज हो रहा है ये कैसे यूज हो रहा है और क्या है। पहले देखते हैं अपन बेसिक्स को। अब हमारे पास इस बात को समझने के भी दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो समझ सकते हैं आप लोग। पहला चीज ये समझ लेते हैं कि शी के बाद में इज और यूज्ड लिखा हुआ है, और अगर मैं इज यूज्ड को मैन वर्ब मान लूं, क्योंकि मोडाल तो नहीं हो सकता, मोडाल होने के लिए क्या जरूरी था कि इस इज का यूज ना होता, क्योंकि मोडाल जो होता है हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आता है। अगर यहां हम इज का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यूज शब्द क्या नहीं है, ये मॉडल या मोडाल नहीं है आपका, तो फिर क्या यूज करेंगे। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो, या तो ये मैन वर्ब है और या फिर ये क्या है, एडजेक्टिव। इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यहां पर सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद में यहां बी वर्ब आ जाए, बी वर्ब समझ रहे हैं, इज आर एम वोज वर, दोनों चीजें समझना बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके बाद में अगर यूज्ड आ गया तो याद रखना यूज शब्द ऐसे केस में एडजेक्टिव होगा, और ये जो वर्ब यूज होंगी, इज आर एम वोज वर जो यूज होंगी, ये आपकी क्या होंगी, मैन वर्ब होंगी। समझने के लिए देखिए, हम एक से ज्यादा तरीके से बात करेंगे इनको। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास में यहां पर इज आर एम वोज वर यूज हो गया और इसके बाद में अगर यूज्ड यूज हो गया, और अगर ये इज आर एम जो है वो मैन वर्ब ना होकर हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखना ये यूज शब्द जो है वो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म के रूप में काम करेगा, थर्ड फॉर्म के रूप में। लेकिन यहां पे आने वाला शब्द सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ये वाला वाक्य बोलो किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, और ये वाला वाक्य किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। भैया आपके पास एक से ज्यादा तरीके हैं इन चीजों को समझने के लिए, आप कितना डीप नॉलेज रखते हैं, कितना डीप सीखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने बात की कि दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये समझ लो कि अगर ये सी सब्जेक्ट है ना, तो ये इज आर एम डेफिनेटली मैन वर्ब होगी, और इनके बाद में यूज होने वाला यूज शब्द होगा एडजेक्टिव। और अगर ये सी है, वो ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये इज आर एम वोज वर होंगी हेल्पिंग वर्ब, और यूज जो है वो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका क्या होता है कि आप मैन वर्ब से क्या और किसको का सवाल पूछ लीजिए। अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में ना आए ना, तो आप मैन वर्ब से क्या मतलब व्हाट और किसको मतलब होम का सवाल पूछेंगे, और जो जवाब मिलेगा वो आपका वाक्य में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट का पता करना है तो मैन वर्ब से कौन मतलब हु का सवाल पूछेंगे, और जो जवाब मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमने पहचान बना दी, किसको पहचान करने की, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर आपको ये इज आर एम नाम समझ में आए तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ लो। चलो पता करते हैं अपन। शी, पहले अपन इस पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को देखते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन पास्ट, ऑनगोइंग एक्टिविटी इन पास्ट, ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटी इन पास्ट। ये आपके पास पूरा सेंटेंस था। देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन पास्ट, इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो अगर आप यूज्ड को मैन वर्ब मानोगे तो बताइए मैन वर्ब के रूप में यूज का यूज क्या होता है, उपयोग करना। और बताइए उपयोग करने का काम कौन करता है, पास्ट कंटिन्यूअस करता है क्या, नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस यूज मतलब उपयोग करने का काम नहीं करता, उपयोग करने का काम करते हैं हम। मतलब सब्जेक्ट कौन होता है इसका, हम। इसका मतलब अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो यूज किसको किया जाता है, किसको का जवाब वाक्य में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आपको पता चला एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से समझ, हमने कहा कि इस यूज्ड को समझते हैं अपन, यूज्ड मैन वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो हमने एक बार मैन वर्ब मान के इसको चेक किया तो पता क्या चला कि यूज किसको किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को। यूज कौन करता है, अगर कौन का जवाब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस होता तो ये हमारा सब्जेक्ट होता, लेकिन ये हमारा किसको का जवाब है। क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को यूज पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ी करता है, हम करते हैं। सब्जेक्ट तो वी है इसका, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो बताओ इज आर एम यहाँ पे क्या काम करेंगी, हेल्पिंग वर्ब का। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो यूज्ड मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का काम करेगी, थर्ड फॉर्म का। और अगर ये थर्ड फॉर्म है मतलब मैन वर्ब है, यूज्ड अगर मैन वर्ब है तो इसके बाद में जो भी मैन वर्ब आएगा वो टू के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा।
यहाँ पर टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, जवाब नो एरर हो जाएगा। दूसरा तरीका और है अपने पास में, आप ये समझ लो ना कि अगर यूज्ड शब्द यहां पर एडजेक्टिव होता, कहां पर, इस वाले सेंटेंस के, तो अगर यूज्ड यहां पे एडजेक्टिव होता तो फिर ये वाला शब्द बोलो क्या होता, सब्जेक्ट होता। और मुझे बताइए, और जब यूज एडजेक्टिव होता है तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है, आदतन। और मुझे बताइए क्या आदतन पास्ट कंटीन्यूअस हो सकता है क्या? आदतन पास्ट कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। पास्ट कंटीन्यूअस यूज्ड टू तो कौन होगा, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी होता है, सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो हम यूज कर सकते थे। यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस जो है वो आदतन नहीं हो सकता। अगर आदतन नहीं हो सकता तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब, और ये यूज्ड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में अगर यूज्ड मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो बाद में यूज होने वाला जो मेन वर्ब होगा वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा, जो कि इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले सेंटेंस। शी इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। अगर ये वाक्य के अंदर ये यूज्ड मेन वर्ब है तो इस वाक्य का पैसिव में होना जरूरी है, लेकिन हमने यूज से पता किया तो पता चला कि शी एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। शी अगर सब्जेक्ट है तो बताओ ये यहां पर यूज होने वाला इजारम क्या होगा, मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब होगा तो ये बोलो क्या होगा, एडजेक्टिव। और अगर यूज्ड एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, आईएनजी, और ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग बन जाएगा। क्या समझ में आया आपको? तीन अलग अलग बातें हमने डिस्कस की हैं। ये बहुत बेसिक्स हैं। देखिए एग्जाम के लेवल को अगर आप लोगों को चेक करना है, हम लोग क्लास में एक बात हमेशा बताते हैं, आपके पास, हमारे पास पढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। पहला तरीका सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आपको खुश रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरा जो तरीका है उसमें हम लोग एंड टू एंड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिन किताबों को पढ़कर आप पेपर देने जाते हैं उन्हीं किताबों को पढ़कर एग्जामिनर पेपर बनाता है, इसलिए उसे पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। एग्जामिनर जो स्पेशली ध्यान देता है वो उन बेसिक्स पर देता है जिन पर स्टूडेंट काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग बेसिक्स पर काम करेंगे, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड होंगी उनके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, चीज़ों को ज़्यादा समझना पड़ेगा। हमने यूज शब्द के तीन अलग अलग यूज देखे। जब ये एडजेक्टिव होता है तो आईएनजी, मेन वर्ब और मोडाल होता है तो कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। इसी वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, ये एक अच्छा पार्ट है, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके गाइस, अब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और जैसे ही हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।